ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे दी हैं। सर आइजक न्यूटन ने, जो कि 17वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में थे, उन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे तजुर्बे किए। उन तजुर्बों के नतीजे में उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन, यानी जो मोशन क्या होता है, हरकत, उसके 3 रूल बनाए। रूल लॉ बन जाते हैं, यानी अब सब लोगों ने उसको, सब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। तो सर आइजक न्यूटन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन को भी बनाया था। अब तो जो दूरबीन उन्होंने बनाई थी उससे कहीं बेहतर आ गई, लेकिन बेसिक जो दूरबीन थी वो उनकी देन है। पहला, हम यहाँ पर उनके जो कारनामा है, लॉ ऑफ मोशन, कि कोई चीज़ में किस तरह से हरकत होती है, कौन से कानून फॉलो करती है, इसको लॉ कहते हैं। तो पहला जो उनका लॉ ऑफ मोशन है वो है फोर्स। तो पहले तो लॉ ऑफ मोशन से पहले आप ज़रा सा जान लीजिए कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? कोई भी चीज़ को खींचें या हम धक्का दें, पुश करें या पुल करें, ठीक है, जो पुशिंग और पुलिंग जिस वजह से होती है, वो वजह, वो क़ुव्वत, वो ताकत आपकी फोर्स कहलाती है। फोर्स 2 तरह के होते हैं, बैलेंस और इम्बैलेंस। बैलेंस फोर्स वो है जब 2 फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर बराबर से ताकत लगा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी को रेस्ट पे रहना चाहिए, तब बॉडी रुकी रहेगी अपनी जगह। बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, ठीक है। तो इस ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे काम करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, ठीक है। ये बैलेंस फोर्स कहलाता है। अब आइए इम्बैलेंस फोर्स, वो ये है आपका सामने। देखिए बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है कि ये सामने आपके नज़र आ रहा है। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन से ताकत लग रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, बराबर की ताकतें लग रही हैं। ये बॉडी हिलेगी नहीं, अपनी जगह पर ही रहेगी। अब अगला जो पार्ट है वो है इम्बैलेंस फोर्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा अनइक्वल फोर्स काम करें, अनइक्वल मतलब जो कोई ज़्यादा हो कोई कम हो, तो बॉडी को, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिर जो है टेंड्स टू मूव, ऑब्जेक्ट फिर चलने की, हिलने की कोशिश करता है जब फोर्स अनइक्वल लगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, अनइक्वल फोर्स है, ये सामने की तरफ नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी, उसके खिलाफ कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वो चल रही है। तो अब तीसरा इसमें जो टर्म है वो याद रखने वाला है, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? वो खासियत किसी ऑब्जेक्ट की कि वो जिस स्टेट में भी मौजूद है, मोशन या रेस्ट में, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी को इनर्शिया हम कहेंगे, ठीक है। इनर्शिया 2 तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? जब कोई बॉडी पर ताकत लगाई जाती है, ऑपोजिट फोर्स लगाए जाते हैं बराबर के, तो बॉडी रेस्ट में रहती है। और जब जब तक कि उसके ऊपर कोई इम्बैलेंस फोर्स ना लगा दें, वो चल नहीं सकती। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरी बात है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब किसी बॉडी पे रेस्ट पे इम्बैलेंस फोर्स लगाया और वो बॉडी चल दी, तो हम कहेंगे अब इसके अंदर स्टेट चेंज हो गया ना, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी मोशन में रहना चाहती जब तक उसके ऊपर ब्रेक सप्लाई ना करें, ब्रेक्स ना लगा दें, ठीक है। तो वो चीज़ भी आगे पढ़ेंगे हम। मास, ये एक अच्छा टर्म है, इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद रखने वाली बात है। ये है अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ में जो मटेरियल है वो कितना है, जो भी चीज़ जिस मटेरियल की बनी है वो कितनी है, ये अमाउंट ऑफ मैटर कहलाता है। इसको मास कहते हैं और इसको नापने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन
until compelled by some external force acting on it. हर पार्टिकल यूनिवर्स में या तो वो चलते रहना चाहता है अगर चल रहा है, या रुके रहना चाहता है अगर वो रुका हुआ है, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी ताकत ना लगाई जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आप इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कह सकते हैं अगर वो रुका रहेगा तो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट लॉ का? जो ट्रेन है, मोशन में है, कोई ट्रेन चल रही है ट्रेन, उसको आप ब्रेक सप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगी। इसको कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगी कि जब तक वो ट्रेन चल रही है, अपने से चलती जा रही है, आप रोक नहीं रहे, ठीक है, और जब आप ब्रेक सप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगा। अब दूसरा लॉ क्या है? द फोर्स एक्टिंग, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छे से जहन में बिठा लीजिए, अंग्रेजी वर्ड्स के साथ एज इट इज लर्न कर लें तो और भी अच्छा है कि आपको आसानी रहेगी। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स टेंड्स टू कंटिन्यू in the same state of rest or motion until compelled by some external force acting on it. कोई भी जर्रा पूरी कायनात में अगर वो चल रहा है तो रुकना नहीं चाहता, और रुका हुआ है तो चलना नहीं चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स या ताकत हम ना लगा दें। एग्जाम्पल के लिए, जब ट्रेन चल रही होती तो उसको रोक, वो चलती ही जाती है जब तक कि हम उस पर ब्रेक ना लगा दें। तो ब्रेक वो एक्सटर्नल फोर्स है जो ट्रेन को रोकता है। लॉ दूसरा है, फोर्स जो बॉडी पर लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसी बॉडी पर कितनी ताकत लग रही है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसको उन्होंने बोला कि जो फोर्स एक्ट होता है बॉडी पर, वो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को आप फिजिकल टर्म है, इसको थोड़ा सा पीछे जा करके समझ सकते हैं। एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई बॉडी चली जाए एक खास डायरेक्शन में, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और पर सेकेंड वो कितना डिस्प्लेस कर रही है, इसको आप वेलोसिटी कहते हैं। और कभी कभी गाड़ी, कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में चलती है और अपनी वेलोसिटी बढ़ाती जाती है हर सेकेंड, हर टाइम के हिसाब से, हर सेकेंड या घंटे के हिसाब से, तो इसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज आ गई कि फोर्स कितना किसी बॉडी पे काम कर रहा है, ये किस चीज का नतीजा है? ये नतीजा है फोर्स W वर्क यानी फोर्स इक्वल्स टू M इंटू ए, यानी फोर्स ताकत बराबरी किसकी है? मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई की, F इक्वल्स टू ma। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप दुनिया में कोई भी एक्शन होता है तो उसके बराबर का, उसके ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। ये तीसरा लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब आपको एक अहम चीज जो इस चैप्टर में जाननी है, वो आखिरी चीज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ की ग्रेविटी है, या ग्रेविटेशनल यानी खिंचाव वाला, अट्रैक्शन का जो फोर्स है, कायनात में हर एक चीज, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और किस ताकत से कर रहा है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दो चीजें एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ी हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने मास और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर कर दीजिए, और मास, दोनों के मास का प्रोडक्ट यानी मास 1 इंटू मास 2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो एक सिंपल फॉर्मूला आपके सामने यहाँ नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे मैथमेटिकली, F इक्वल्स टू GM1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है, मास एक, मास 1 मास 2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतने फोर्स से हर चीज एक दूसरे को यूनिवर्स में अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, ठीक है।